कुसुम शुक्ला, हिंदी अध्यापिका, सेंट मैरी पब्लिक इंटर कॉलेज, अंबरगंज, लखनऊ से यूपी बोर्ड पाठ्यक्रम के अंतर्गत काव्य व्याकरण में छंद विवेचन लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। ये छंद विवेचन का ज्ञान कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थी भी हिंदी में संकलित छंद विवेचन का लाभ उठा सकते हैं। छंद विवेचन का ये बेसिक ज्ञान छंद सीखने के लिए बहुत आवश्यक है कि छंद का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, छंद में जो मात्राएं लगती हैं उसे लगाने के क्या नियम है। इसलिए ये छंद का विवेचन आप सभी की जानकारी हेतु प्रस्तुत कर रही हूँ। इसके लिए अनुरोध है कि आप सुगम हिंदी प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और अन्य साथियों के साथ शेयर करें, जिससे मुझे आपके लिए इसी तरह ज्ञानवर्धक वीडियो को बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं छंद विवेचन। कविता में प्रयुक्त होने वाले वर्ण, मात्रा, यति आदि के संगठन को छंद कहते हैं। छंद एक प्रकार का वह सांचा है जिसमें कवि अपने शब्दों को ढालकर कविता का रूप देता है। पिंगल शास्त्र या छंद शास्त्र में छंदों के भेद, मात्रा, वर्ण, यति, गति, चरण, गण, छंद का रस, भाव आदि से संबंध आदि विषयों का विवेचन किया जाता है। छंद शास्त्र की उत्पत्ति और विकास। पिंगल की उत्पत्ति मानव की भांति अनादि मानी गई है। हमारे आदि ग्रंथ ऋग्वेद के पुरुष सूक्त 9वें मंत्र में छंदों की उत्पत्ति आदि पुरुष ईश्वर से बताई गई है। सामवेद तो एक प्रकार से छंद शास्त्र ही है। इसमें अनेक छंदों का विस्तृत वर्णन किया गया है। वेद के 6 अंगों में छंद भी एक अंग है। छंदों को वेद रूपी पुरुष के चरण माने गए हैं। लौकिक साहित्य के आदि पुरुष वाल्मीकि माने जाते हैं। अतः वेदों को छोड़कर लौकिक छंदों का आविर्भाव महर्षि वाल्मीकि के पश्चात हुआ होगा। पिंगलाचार्य का जन्म भी महर्षि वाल्मीकि के बाद माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने पिंगल नामक ग्रंथ में वैदिक तथा लौकिक दोनों प्रकार के छंदों का व्यापक एवं शास्त्रीय विवेचन किया है। संस्कृत साहित्य में महर्षि पिंगल को छंद शास्त्र का सर्वप्रथम आचार्य माना गया है। उनका पिंगल शास्त्र इतना प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय हुआ कि परावर्ती आचार्यों ने पिंगल को ही छंद का पर्यायवाची मान लिया। हिंदी साहित्य के आचार्यों ने भी छंद शास्त्र को ही पिंगल का नाम दिया। हिंदी में मतीराम कृत छंद, हार पिंगल, पद्माकर लिखित छंद मंजरी, भिखारी दास द्वारा रचित छंद वर्णन, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा पद्म रचना, रघुबर दयाल लिखित पिंगल प्रकाश, परमानंद लिखित पिंगल पीयूष आदि प्रमुख छंद ग्रंथ हैं। कविता में छंद का महत्व। कविता में यति, गति, मात्रा, वर्ण, गण आदि की निश्चित अवस्था को छंद कहते हैं। स्पष्ट है कि छंद और कविता का बड़ा गहरा संबंध है। कविता की रचना न किसी छंद में होती है। दूसरे शब्दों में कविता करते समय छंद का निर्वाह आवश्यक माना गया है। निराला ने छंद के प्रत्येक चरण में समान मात्राओं अथवा वर्णों का सिद्धांत को अमान्य कर दिया है और वे लय और गेयता के पक्षधर बने रहे। इस प्रकार छंद के मात्रा वर्ण संबंधी बंधन को अस्वीकार करते हुए निराला के अत्यंत विश्वास के साथ घोषणा कर दी, आज हो गए ढीले सारे बंधन, मुक्त हो गए प्राण, नव जीवन की प्रबल उमंग जा रही है मिलने के लिए, पार कर सीमा प्रेतम असीम के संग। कालांतर में अधिकांश कवि मुक्त छंद में कविता करने लगे। आगे चलकर प्रयोगवाद के कवियों ने तो समस्त प्राचीन तत्वों के बहिष्कार की घोषणा कर दी और उन्होंने मुक्त छंद में कविता करने का नियम ही बना लिया। आज प्रायः सभी नए कवि मुक्त छंद में कविता लिखते हैं। छंद के अंग। छंद के अंग इस प्रकार हैं। नंबर 1, चरण। प्रत्येक चतुष्पदी छंद में 4 चरण होते हैं। इन्हें पद या पाद कहते हैं। चरण में वर्णों यानी अक्षरों की मात्राओं की संख्या और उनकी नियमित प्रयोग होता है। कुछ छंदों में होते तो 4 चरण हैं, पर वे लिखे 2 ही पंक्तियों में जाते हैं, जैसे दोहा, सोठा, बैरवे। ऐसे छंदों की प्रत्येक पंक्ति को दल कहते हैं। कुछ छंदों में 6 चरण भी होते हैं,
जैसे मिलिंद, पाद, कुंडलियां और छाप्या, इन्हें षटपदी भी कहते हैं। मात्रा, किसी स्वर के उच्चारण करने में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। ह्रस्व स्वर के उच्चारण करने में समय 1 मात्रा तथा दीर्घ स्वर के उच्चारण के समय 2 मात्राएं मानी जाती हैं। छंद शास्त्र में दीर्घ को गुरु और ह्रस्व को लघु कहा जाता है। लघु का सूचक संकेत है और गुरु का सूचक संकेत है। वर्णिक छंदों में गण के अतिरिक्त लघु के लिए ला और गुरु के लिए गा संकेत चिन्ह माने जाते हैं। व्यंजनों की मात्राओं का विचार उसमें जुड़े स्वरों की मात्राओं के अनुसार होता है। अकेले व्यंजन की कोई मात्रा नहीं मानी जाती है। लघु छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, ऋ की 1 मात्रा होती है। जिन व्यंजनों के साथ ये स्वर मिलते हैं उनमें भी 1 मात्रा मानी जाती है। गुरु बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आए, ओ, आओ, अंग, इनकी 2 मात्राएं मानी जाती हैं। ये गुरु स्वर कहलाते हैं। जिन व्यंजनों के साथ ये स्वर जुड़ जाते हैं उनकी 2 मात्राएं लगाई जाती हैं। विसर्ग तथा अनुस्वार से युक्त वर्ण की 2 मात्राएं होती हैं, अर्थात इन्हें दीर्घ माना जाता है। यदि किसी लघु वर्ण के बाद संयुक्त व्यंजन हो तो वहां लघु वर्ण दीर्घ माना जाएगा। छंदों के अंतिम वर्ण को भी कभी कभी दीर्घ मान लिया जाता है क्योंकि उसके उच्चारण में अधिक समय लगता है। इस प्रकार जिन दीर्घ वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें लघु माना जाता है। चरण अथवा पाद, प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं, उन्हें पाद भी कहते हैं। यति अथवा विराम, छंद को पढ़ते अथवा गाते समय जिस वर्ण पर नियमित रूप से रुकते, ये रुकने की क्रिया यति अथवा विराम कहलाती है। संकेत के रूप में रु वर्ण के बाद अर्ध विराम का चिन्ह लगाया जाता है। गति, कविता में केवल मात्रा तथा वर्ण का ही विचार नहीं किया जाता, अपितु उसकी गति भी देखनी पड़ती है। गति का अभिप्राय प्रवाह है। छंद के वर्णों के क्रम को बदल देने पर उसकी मात्राओं तथा वर्णों की संख्या में तो परिवर्तन नहीं होता, किंतु उसकी गति भंग हो जाती है और उसको पढ़ने में पहले जैसा आनंद नहीं आता। यदि पढ़ने में कविता के प्रवाह में विघ्न पड़े तो ये गति भंग दोष कहा जाता है। उदाहरण के लिए, प्रियतम बतलाओ मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। यदि इस पंक्ति को इस प्रकार लिखा जाए, बताओ प्रियतम कहाँ है, प्राण प्यारा मेरा, तो मात्राओं अथवा वर्णों की संख्या वही रहती है, परंतु पढ़ने में ये सुनने में पूर्वत आनंद नहीं आता। तो स्पष्ट है ये एक प्रकार का दोष है। तुक, प्रत्येक चरण दूसरे अथवा चौथे चरण के अंत में आने वाले समान स्वरयुक्त वर्ण तुक कहलाते हैं। जिन छंदों के प्रत्येक चरण में समान स्वर वाले वर्ण होते हैं उनको तुकांत छंद कहते हैं। जैसे दोहा, चौपाई, कवित्त, सवैया आदि तुकांत छंद हैं। तुकांत छंदों का प्रयोग सर्वाधिक हिंदी कविता में होता है। गण, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। वर्णों के लघु और दीर्घ विचार से गणों की संख्या 8 मानी जाती है। गणों के नाम और रूप को स्पष्ट करने के लिए यमाता, राज, भानस सूत्र याद कर लेना चाहिए। यमाता, राज, मानस अक्षर 8 गणों के प्रतीक हैं। जिस गण का स्वरूप जानना हो उसे आगे के 2 वर्ण और लिखने से उस गण का स्वरूप जाना जा सकता है। छंद के प्रकार, हिंदी में छंद के 2 प्रकार माने जाते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। मात्रिक छंद जिस छंद में मात्राओं का नियमित विधान होता है, उसके प्रत्येक चरण में एक सुनिश्चित संख्या में मात्राएं होती हैं, उसे मात्रिक छंद कहते हैं। तात्पर्य यह है कि गणना करने पर जिस छंद के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या निश्चित हो उसे मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे दोहा, चौपाई, सोरठा आदि मात्रिक छंद हैं। वार्णिक छंद जिस छंद के चरणों में मात्राओं का नियम न होकर वर्णों की संख्या निश्चित हो उस छंद को वार्णिक छंद कहते हैं। जैसे इंद्रवज्रा आदि। इस तरह किसी छंद को स्पष्ट करने से पूर्व
यदि आपको छंद की जानकारी हो तो आप छंद को स्पष्ट करने में कभी गलती नहीं करेंगे और सही मात्राओं को लगाकर छंद का स्पष्टीकरण करेंगे। अगले अंक में मैं महत्वपूर्ण छंदों का वर्णन एवं उदाहरण सहित स्पष्टीकरण करूंगी। आशा है ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।